नमस्कार। नदी, तालाब और समुद्र की गहराइयों से निकलकर अब मछलियां अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी हैं और भारत ने पिछले 11 सालों में इसमें रच दिया है इतिहास। जी हां, भारत का मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन से दोगुना होकर वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 195 लाख टन हो गया है, जो केंद्र द्वारा शुरू की गई देश की नीली क्रांति की सफलता को दिखाता है। समुद्री खाद्य निर्यात भी एक बड़ी सफलता के साथ 60,500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है और झींगा निर्यात में भारत के वैश्विक नेतृत्व की पुष्टि इससे हुई है। अगर हम आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो उसके मुताबिक पिछले 11 वर्षों में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में 140% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो भारत के जल संसाधनों की शक्ति और सरकार की साहसिक पहलों को दिखाता है। पिछले एक दशक में झींगा उत्पादन में 270% की वृद्धि हुई है, जिससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और देश में मछुआरा समुदाय सशक्त हुआ है। मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाने में सरकार हमेशा आगे रही है और 2015 से अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,572 करोड़ रुपए का संचयी निवेश किया गया है। भारत में मत्स्य कृषि की 11 वर्षों की अद्भुत यात्रा में कैसे आया इतना बड़ा बदलाव, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, मछली आधारित प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मत्स्य पालकों के अटूट समर्पण की स्वीकृति स्वरूप राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ओडिशा सरकार और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गुरुवार को ICAR CIFA भुवनेश्वर ओडिशा में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 का उद्घाटन किया। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि आज 3 योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें 17 क्लस्टर जारी किए गए हैं, जो मछली की अलग अलग प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हैं। दूसरा, देश भर में मछली पालन से जुड़े किसानों के प्रशिक्षण का कैलेंडर जारी किया गया है और तीसरा, किसानों को बेहतर बीज कैसे मिले, इसके प्रमाणीकरण के लिए एक दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। आज जो कार्यक्रम हुआ है नेशनल फिश फार्मर्स डे के में, उसमें तीन योजनाओं का आज शुभारंभ किया गया। एक तो 17 क्लस्टर जारी किया गया है। दूसरा, पूरे देश भर में जो फिश फार्मिंग से जुड़े फार्मर्स हैं, ICAR के 269 सेंटर्स पे पूरे देश के जो फिश फार्मिंग से जुड़े किसान हैं, उनके प्रशिक्षण का कैलेंडर जारी हुआ है। उसके अलावा किसानों को बेहतर बीज कैसे मिले, इसके सर्टिफिकेशन का भी आज गाइडलाइन जारी किया गया है। तो एक बड़ा बदलाव है इस क्षेत्र में और भारत ने रच दिया है इतिहास। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर JK जैना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उप महानिदेशक हैं मत्स्य विज्ञान ICAR नई दिल्ली। बहुत स्वागत है डॉक्टर जैना आपका। और सबसे पहले आपको बधाई भी देना चाहेंगे और ये भी आपसे समझना चाहेंगे, 11 साल की ये जो यात्रा है ये अद्भुत है। किसी ने कल्पना की थी कि 95 लाख टन से ये 195 लाख टन हो जाएगा, अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये बड़ा आंकड़ा किस तरह से जो मत्स्य पालक है, जो मत्स्य पालन का कृषि में योगदान है, अर्थव्यवस्था में योगदान है, उसको आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो आप जो आंकड़ा दे रहे थे, 95 लाख टन से आज 195 लाख टन प्रोडक्शन हो गया। एंड दुनिया में आज हम दूसरा स्थान में है, चाइना के बाद दूसरा स्थान में हम आते हैं। एंड जब हम देखेंगे ये प्रोडक्शन, पहले जो 1950s में हम देखेंगे जब प्रोडक्शन होता था, खेती से कुछ नहीं आता था। जो भी आता था अबाउट 7.5 लाख टन हमारा प्रोडक्शन होता था। वो 7.5 लाख टन से 5 लाख टन आता था समुंदर से पकड़ के लाते थे और 2.5 लाख टन नदी नाल कैनाल से आता था। खेती से तो कुछ नहीं आता था। आज के दिन में जो 195 लाख टन से 12 मिलियन टन 120 लाख टन आता है
कि जो खेती से वो खेती कहाँ, खेती के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, सीड चाहिए, उसके लिए फीड चाहिए, दवाई भी जो डिजीज होता है कैसे दवाई होना चाहिए, या जो मिट्टी पानी में कैसे उसका क्वालिटी होना चाहिए, ये सब के ऊपर शोध जो हो रहा है हमारा संस्थान में, वो शोध जो ज्ञान होता है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो किसान भाई एंटरप्रेन्योर्स है उनके पास कैसे पहुंचेगा। बिल्कुल। तो ये तो एक हमारा जरिया है। उसके अलावा भी जो एंटरप्रेन्योर्स है कैसे वो अडॉप्ट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ओवर द इयर्स, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी आया है हर चीज में, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आप देख रहे हैं 20,500 करोड़ का, 2,500 करोड़ का, जो 20,050 करोड़ का जो लास्ट 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये सब इसका कंट्रीब्यूशन में उनका कंट्रीब्यूशन सब रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर जैना, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो निर्यात का आंकड़ा है वो भी 60,500 करोड़ रुपए के पार कर गया है, तो ये अपने आप में जब हम इसे जोड़ते हैं आर्थिक समृद्धि से, विशेषकर जो उत्पादन में लगे हुए लोग हैं इसके, उनके लिए ये कितना बड़ा आंकड़ा हो जाता है और किस तरह से उनकी आर्थिक समृद्धि जो है बढ़ी है, और सरकार के कदमों का भी इसमें जिक्र करना चाहेंगे। जी, जो आप एक्सपोर्ट के बारे में आप बोल रहे थे, आज दुनिया में भी एक मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री है मछली का। हम 60,000 करोड़ से भी ज्यादा जो हमारा मछली हम विदेश को भेजते हैं, उससे अबाउट 40,000 करोड़ सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी जो झींगा से, जो झींगा पालन हमारा समुद्र का किनारे जो जितना भी स्टेट है, आंध्र प्रदेश लीडिंग स्टेट है, ओडिशा है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, ये जो मेजर स्टेट्स है जो हमारा खेती करते हैं झींगा का, वहां से अराउंड 40,000 करोड़ एक सिंगल कमोडिटी कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा जो समुद्र से जो हम दूसरा मछली या उसका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, बट ये सब के लिए जो आज हम झींगा पालन बोलते हैं, सबके पीछे जो सीड हुआ, जो मैं बोल रहा था कि सीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमोडिटी, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ झींगा के लिए नहीं। और भी जो हम आगामी दिन में सोचते हैं कि भारत 60,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ तक एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमारा लक्ष्य हुआ है, तो उसके लिए हम डाइवर्सिफाइड स्पेसीज को भी लाना चाहते हैं। समुद्र में जो मछली केज कल्चर में कैसे, जो पिंजरा में कैसे पालन करेंगे, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहा है। और डाइवर्सिफाइड स्पेसीज को हम कैसे लाएंगे, ऑर्नामेंटल स्पेसीज को लाएंगे कैसे, जो सीवुड के ऊपर फोकस करना है, ये सब के ऊपर हमारा फोकस है आज के दिन में। बिल्कुल। डॉक्टर जैना, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने जिस तरह से लगातार इस क्षेत्र में फोकस किया है, वो कितनी बड़ी उपलब्धि इसमें साबित हुआ है। अलग से जो है इसके डिपार्टमेंट का गठन, उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक नाम दिया नीली क्रांति, और ये क्रांति लाने के लिए इसका असर तो दिखाई दे रहा है। किस तरह से, चाहे समुद्री तटीय इलाके में रहने वाले लोग हों, चाहे तालाब के किनारे रहने वाले लोग हों, किस तरह से मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि पहले इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, लोग इसमें नहीं जा रहे थे, लेकिन अब बढ़ चढ़ कर जो युवा इसमें आ सकते हैं वो भी आ रहे हैं। उसके लिए कितनी बड़ी ये मिसाल है, और किस तरह से उनको सुविधाएं दी गई, किस तरह से उनको प्रोत्साहित किया गया। अभी भी जो लोग आना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं? देखिए, पहले लोग सोचते थे कि कोई हम मछली का पालन करेंगे तो हमारे पास तालाब होना चाहिए, लोग सोचते थे। तो सबके पास तो तालाब नहीं होता था, तो जिसके पास तालाब होता था वही खेती करते थे। आज के दिन में हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है, ज्ञान इतना पास है, जिसके पास तालाब भी नहीं है, छोटा जगह है, उसका घर के सामने में कहीं भी पीछे थोड़ा भी जगह है, वहाँ हम बोलते हैं टैंक में RAS बोलते हैं, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, या एक बायोफ्लॉक सिस्टम, जिसके लिए टैंक जैसे फाइबर ग्लास टैंक हो या पॉली टैंक हुआ, उसमें भी हम खेती कर सकते हैं छोटा जगह में। या कोई चाहते हैं कि जो रिजर्वर है हमारे, जहाँ रिजर्वर है वहाँ केज कल्चर कर सकते हैं, जो पिंजरा पालन हम बोलते हैं। ये पहले हम सोचते थे समुद्र में भी खेती करना मुश्किल है। आज के दिन में हमारा दोनों जो कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट मिलके कम से कम 4,000 ऐसे केजेस में फार्मिंग हो रहा है। जो मछली का नाम भी हम सुने नहीं थे 30 साल पहले, आज के दिन में वो खेती भी हो रहा है।
बिल्कुल। डॉक्टर जी ना आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो समुद्र में मछली की खेती थी वो उतनी आसान नहीं थी, लोगों को नहीं लगता था वो इतना कर पाएंगे। क्या क्या ऐसी चुनौतियां थी जिसे आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद उनके समाधान भी निकाले गए तमाम योजनाओं के माध्यम से? देखिए, पहले तो जैसे योजना के बारे में लोगों को पता नहीं था। आज के दिन में जो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हम बोल रहे हैं, सिर्फ मछली खाने वाला मछली नहीं, इवन रंगीन मछली या जैसे में जो सीप में मोती पालन, ऐसे भी बहुत ऐसे खेती को हम कर सकते हैं। जो हमारा संस्थान है NFDB, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका जो सीई है डॉक्टर विजय कुमार बेहरा, वो भी अभी हमारे पास है। वो भी आएंगे तो विजय साहब भी यहीं पर है, वो भी साथ में हमको हमारे साथ जुड़ेंगे। वो भी बोलेंगे कि कैसे जो गवर्नमेंट का जो डिफरेंट स्कीम्स है, कैसे वो स्कीम से लोगों को फार्मिंग के लिए मदद मिल सकता है, ये सब के बारे में भी वो जरूर बोलेंगे आपको। जो गवर्नमेंट का जो मैं बोल रहा था, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी का अंडर में जो डिपार्टमेंट एक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो PMSSY जैसे PMKSSY आज के दिन में जो नया नया प्रोग्राम आ रहा है, इसके बारे में तो बेहरा साहब भी बोलेंगे। ये सब स्कीम पहले कभी सोचे नहीं थे कि एक डिपार्टमेंट में इतना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट से हो सकता है। पहले जो आप बोल रहे थे कि नीली क्रांति ऐसे नहीं आया। टेक्नोलॉजी एक चीज है, एडॉप्शन एक चीज है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, सब लोगों का ये एक मैं बोलता हूं कि सम्मेलन जैसे है। सब मिल के ये जो आज के दिन में हम नीली क्रांति के बारे में बोल रहे हैं, वो सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल, तकनीक है, मेहनत है और एक बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर JK जैना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जैना, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप तमाम प्रयासों के बारे में बता रहे थे और इसी में एक बड़ा प्रयास है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, इसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। कितना बड़ा मंच है ये मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, और उनकी सुविधाओं से संबंधित जो उनकी समस्याएं आती हैं उससे भी, और कितना बड़ा मंच उन लोगों को मिल जाता है। देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा हिस्ट्री बोलना चाहूंगा जी। आप लोग जब मछली का खेती लोग शुरू किए 50 साल पहले और 60 साल पहले, तब आपको पता है बीज कहाँ से मिलता था? जब जून जुलाई में बाढ़ आता था नदी में, नदी से फिश ब्रीडिंग होता था, जो रोहू कटला हम बोलते हैं या मृगल बोलते हैं, जो इंडियन मेजर का, वो ब्रीडिंग करता है। वो एक सीजन में, जो मानसून सीजन में ब्रीड होता है। तो नदी से वो बीज को हम कलेक्शन करते थे। जब नदी से कलेक्शन करते थे, क्या मुश्किल था? मिक्स होता था। कौन सा मछली का हम बीज कलेक्शन कर रहे हैं वो पता नहीं होता था। तो जब ये हमारा जो शोध जारी रहा, बिगिनिंग में हमारा एक संस्था है CIFRI, सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका जो हेडक्वार्टर बारकपुर में है, कोलकाता में। उसका एक सेंटर हुआ उड़ीसा में, उसको कटक में किला फार्म बोलते हैं। वो 1949 में हुआ। 1949 के होने के बाद वो लोग
जो शोध कर रहे थे कैसे मछली को ब्रीडिंग किया जा सकता है, इसके ऊपर शोध शुरू किए। एंड फर्स्ट सक्सेस जो हुआ इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का, जो सीड प्रोडक्शन का इंजेक्शन जो बोलते हैं हाइपोफाइजेशन, वो क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, मछली का पिट्यूटरी ग्लैंड को लेके इंजेक्शन देते हैं, इसीलिए हाइपोफाइजेशन बोलते हैं। वो फर्स्ट इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो सक्सेस हुआ वो 10 जुलाई 1957 में, 1957 में 10 जुलाई में पहले बार ब्रीडिंग सक्सेस हुआ। कहाँ हुआ? ओडिशा में एक अनुगुल जगह है, अनुगुल में एक फार्म है ढेंकानाल में, वहीं पर फर्स्ट सक्सेस हुआ ब्रीडिंग। वो किसमें हुआ था? एक छोटा मछली हम बोलते हैं सिरिनस रेबा, वही जो ब्रीडिंग पहले 10 जुलाई में सक्सेस हुआ कि इंजेक्शन देके मछली को भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद विद इन 15 दिन के अंदर में कतला, रोहू, मृगल सबका ब्रीडिंग सक्सेस हो गया। ये जो ब्रीडिंग के पीछे जो दो सबसे बड़ा साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, एक है उनका नाम है डॉक्टर हीरालाल चौधरी और दूसरा है डॉक्टर के.एच. अलीकुनी। ये दोनों साइंटिस्ट का लीडरशिप में ये ब्रीडिंग प्रोग्राम सक्सेस हुआ। एंड ये ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया में नहीं रहा, आज के दिन में पूरा दुनिया में भी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का धीरे धीरे, पहले तो शुरुआत हुआ था 57 में, आज के दिन में वही टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा इम्प्रोवाइज करके, थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा न्यू नॉलेज डाल के आज के दिन में 70-80 वेराइटी का जो ब्रीडिंग हम कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी का वो जो फाउंडेशन हुआ था 10 जुलाई 1957 को, वही दिन को मनाने के लिए नेशनल फिश फार्मर डे को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए थे। कब किए थे? 2001 में पहले बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किए कि एक हमको नेशनल फिश फार्मर डे करना चाहिए। जो याद हमारा रहेगा कि जो सक्सेस हुआ वो तो एक है, इसके बाद जो नया नया एक फिशरी सेक्टर को एक डायरेक्शन मिलेगा कि हम भी नेशन भी आपका सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देता है। बिल्कुल। तो इवन एक छोटा सेक्टर है फिर भी इम्पोर्टेंस एक मिलता है कि नहीं, जब गवर्नमेंट बिल्कुल, अब तो ये बड़ा सेक्टर बन गया है। डॉक्टर जैना, यही आपसे समझना चाहेंगे, आज भी 3 योजनाएं हैं जारी की गई हैं जिसमें 17 क्लस्टर की भी बात की है। जैसे आप बता रहे थे कि जो मछली की अलग अलग प्रजातियां हैं उनमें विकास हुआ है, तो ये जो 17 क्लस्टर हैं ये क्या हैं, ये कैसे काम करेंगे, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो बोल रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत स्कीम्स है। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है पहले शुरू हुआ था, अभी PMKSSY भी दूसरा योजना है। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफरेंट स्कीम रहता है, लेकिन क्या होता है, जो भी टेक्नोलॉजी हम देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, फोकस क्या रहता है, एक जगह पर होता है, दूसरा जगह पर होता है, तीसरा जगह पर होता है, लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सोचे कि ऐसे हमको कुछ एक्शन लेना है, जहां जिसका थोड़ा बहुत लोगों को जानकारी है वो एरिया को हम डिक्लेयर करते हैं एक क्लस्टर, जहां ऊपर जहां इन्वेस्टमेंट होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पर जोड़ेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम जितना चाहिए वहां भी देंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट का भी फोकस रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, 2-4 एग्जांपल। जैसे ओडिशा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट में को एक डिक्लेयर किए कि एक क्लस्टर फॉर स्कम्पी, एक फ्रेश वाटर प्रॉन के लिए। ऐसे मदुरई को डिक्लेयर किए कि एक क्लस्टर ऑर्नामेंटल फिश के ऊपर। ऐसे पहले 17 क्लस्टर ऐसे डिक्लेयर किया गया था। अभी आज का जो मंच से जो हमारा जो मंत्री फिशरीज मिनिस्टर के केंद्र के हैं श्री राजीव रंजन सिंह साहब, और जो 2 और मंत्री थे और ओडिशा के भी फिशरी मिनिस्टर थे, आज जो सीफा का प्रांगण में जो आज 10 जुलाई में जो नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेशन हुआ था, और 17 ऐसे क्लस्टर डिक्लेयर किया गया था। कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, और जो आज के दिन में जैसे क्लस्टर डिक्लेयर हुआ, जैसे मछली को हम सुखा के बेचते हैं और ड्राई फिश करते हैं। वेस्ट बंगाल को एक जगह को एक ड्राई फिश क्लस्टर डिक्लेयर हुआ। जैसे हमारा नॉर्थ में क्या होता है, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में क्या होता है, जो
पानी मिलता है वो थोड़ा सॉल्टी होता है। वो सॉल्टी पानी में जहाँ कुछ नहीं हो सकता है वहाँ झींगा पालन हो सकता है। तो ऐसे 2 जगह को डिक्लेयर किया गया था कि हम ऐसे झींगा पालन करेंगे जहां नमक पानी में भी झींगा पालन हो सकता है। पहले झींगा पालन में बोल रहा था कि समुद्र किनारे में होता था, वो भी डिक्लेयर किया गया है इनलैंड सैलाइन एरिया में कैसे ये होगा। ऐसे 17 नया और क्लस्टर जोड़ गया। जैसे आज भी बोल रहे थे, फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट मछली के ऊपर फोकस ज्यादा रहता है। बिल्कुल, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह से अलग अलग प्रजातियां हो सकती हैं, और जिस तरह से आपने इनका इस्तेमाल भी बताया है, खाने में भी है, मेडिसिनल वैल्यू भी है, इसके अलावा ऑर्नामेंटल जो क्षेत्र है उसके अंदर भी जो है अब इसने विस्तार पकड़ लिया है। एक प्रशिक्षण कैलेंडर भी जारी किया गया है, तो उसमें किस तरह से वो किसान जुड़ सकते हैं जो इन सभी क्षेत्रों में आना चाहते हैं, या उन्हें इसकी और ज्यादा जानकारी देना कि ये इतना व्यापक हो गया है? देखिए, हमारा जो 8 ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में 8 संस्थान है हमारा, जो सीफा जैसे बोला फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में, मतलब इसे ब्राकिस वाटर एक्वाकल्चर जो चेन्नई में है, मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, CMFRI में, CIFRI पारकपुर में है, ऐसे 8 संस्थान है। CIP मुंबई है, DCFR कोल्ड वाटर के ऊपर काम करते हैं। हमारा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एक है कोचीन में, और NBFR एक जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट है। ऐसे 8 संस्थान है एंड 30 उनका सेंटर है। हम लोग ऐसे ट्रेनिंग करते रहते हैं। हर साल में 15 से 20 हजार लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन बहुत टाइम में क्या होता है, लोगों को पता नहीं चलता है कौन सा मैं ऑर्नामेंटल का ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, कहाँ जाऊँ, कौन सा इंस्टीट्यूट को जाऊँ, कब ट्रेनिंग होगा, किसको मैं कांटेक्ट करूँगा, कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा, लोगों को बहुत पता नहीं चलता है। तो बिल्कुल, आपसे ये भी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, और जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह से ये रोजगार का भी एक बड़ा मंच साबित हो रहा है अब ये पूरा क्षेत्र, और किस किस तरह के रोजगार जो हैं इससे पैदा हो रहे हैं। और थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ वो कैलेंडर के बारे में। अभी जो कैलेंडर लाए हम, नेक्स्ट 2 साल में जितना हमारा सेंटर है ICAR का, उसके अलावा जो KVK है, जितना जगह में कौन सा ट्रेनिंग होगा, कौन सा महीना में होगा, कौन सा इंस्टीट्यूट होगा, कांटेक्ट किसको करेंगे, सब विषय में ये कैलेंडर में उपलब्ध है। वो हम वेबसाइट में डालेंगे, सब स्टेट को भी भेजेंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि कब कौन सा ट्रेनिंग कौन सा इंस्टीट्यूट में हो रहा है, तो वो लोग इसको उपलब्धि ले सकते हैं। देन आप पूछ रहे थे कि जो प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम कैसे फायदा करेगा लोगों को। देखिए, हमारा तो लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम 2047 तक जो हमारा रोड मैप बन रहा है, हम चाहते हैं कि इंडिया का जो प्रोडक्शन आज 19 मिलियन टन है, 19.5 मिलियन टन है, उसको लेके हम 40 मिलियन टन करना है, 2 गुना से भी ज्यादा करना है। लेकिन इतना इजी नहीं है। एक 20 मिलियन टन से 40 मिलियन टन करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, पॉलिसी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आज के दिन में चुनौती भी बहुत है। आपको जानते हैं, क्लाइमेट चेंज है, डिजीज प्रॉब्लम है, फीड का प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम के होते हुए भी हमको आगे तक लेके 40 मिलियन टन तक लेके जाना है। तो जो फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, फंडिंग भी के जो गवर्नमेंट का पॉलिसी और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी जरूरी है। लेकिन हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट है, हम जब तक साथ में हैं, साथ में मिलेंगे, एंड लोगों के जो फार्मर के पास पहले एक्सेस नहीं रहता था इंस्टीट्यूट को मिलने के लिए, गवर्नमेंट को मिलने के लिए, फोकस आज के दिन में इतना ज्यादा है फिशरीज के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इक्वल ज्यादा फोकस है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम आगामी 20-22 साल में हम 20 मिलियन टन से लेकर 40 मिलियन टन तक प्रोडक्शन करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा लक्ष्य है, फार्मिंग सिस्टम से ही होगा। बिल्कुल डॉक्टर जेना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, और इसी ये संदर्भ में जो आपने कहा कि जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, या फिर उनका फंडिंग की बात है, या फिर उनको सुविधाओं की बात है, और सबसे बड़ी बात जो हम रोजगार की बात कर रहे हैं और उन्हें उचित मूल्य की भी बात कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाया गया है? देखिए, ये डिपेंड करता है मार्केट क्रिएशन के ऊपर, उचित मूल्य कैसे। बहुत टाइम में क्या होता है, मछली लोगों को जो प्रोडक्शन हम
तालाब से निकलता है, बाय द टाइम मार्केट को आता है क्वालिटी इंश्योर नहीं होता है। तो आज के दिन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है, फुल वैल्यू चेन को इम्प्रूव करने के लिए फोकस है। हम आज के दिन में ट्रेसेबिलिटी के बाद में भी बोलते हैं कि कोई कंज्यूमर है, मैं एक ग्राहक हूँ, मछली खरीदना चाहता हूँ, मुझे पता होना चाहिए ये मछली कहाँ से आया, कौन सा तालाब से आया, कौन सा मछली है और कौन कौन ट्रांसपोर्ट किए, आइस इसमें डाला है तो वो आइस भी कहाँ से आया, जो खेती हो रहा था वो खेती में क्या क्या दवाई डाल रहे थे, खाना क्या दे रहे थे। ट्रेसेबिलिटी के बारे में आज के दिन में मार्केट भी इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। तो हर तरफ का फोकस आज के दिन में होल वैल्यू चेन इम्प्रूवमेंट के ऊपर हम बात करते हैं आजकल। तो मुझे जो लगता है कि हम क्वालिटी इंश्योर करेंगे, सिर्फ क्वालिटी नहीं, वैरायटी, क्वालिटी, सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब इंश्योर होगा। एक मार्केट भी, अच्छा मार्केट भी मिलेगा एंड होल वैल्यू चेन का जब हम इम्प्रूव करेंगे, जरूर जो किसान भाई ने खेती करते हैं उनको जो मुनाफा हो रहा है वो मुनाफा में भी वृद्धि होगा, ये हमारा आशा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और अपने आप में जिस तरह से क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की बात है, सुरक्षा की बात है और सबसे बड़ी बात जो मत्स्य पालक हैं उनकी आर्थिक समृद्धि की बात है, जिससे कि वो देश के विकास में एक बड़ा ग्रोथ इंजन साबित हों, उसको लेकर तमाम कदमों की आपने जानकारी दी इस कार्यक्रम में। और जो दर्शक देख रहे थे, जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग देख रहे थे, उनका भी एक मार्गदर्शन ज़रूर हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैना, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ हमसे साझा करने के लिए। तो मत्स्य कृषि क्षेत्र में एक सुनहरा भविष्य साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।